हेलो गाइस, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, और यहाँ पर आज देखने वाले हैं सीजी हिस्ट्री। सीजी हिस्ट्री की क्लासेस लगातार जारी है और इस क्लास में आज बात करेंगे काकती वंश। और काकती वंश में लगातार देख पा रहे हैं 4 पार्ट हम देख चुके हैं और आज का जो है 5th पार्ट या 5वां पार्ट आज देखेंगे। ठीक है, आधे घंटे का क्लास है तो ये ख़त्म हो जाएगा काकती वंश। ठीक है, काकती वंश आधे घंटे का क्लास लगभग होने वाली है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे मराठा डायनेस्टी पर, या फिर जिसको कहा जाता है मराठा वंश। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। काकती वंश देख रहे हैं, ठीक है। या काकतीय डायनेस्टी, जिसके अंतर्गत विभिन्न सारे लगभग शासकों की बात हम कर चुके हैं, जिसमें से आप कुछ शासक के बारे में अभी बाकी है। ठीक है, पिछले क्लास में भैरम देव की बातें की थी हमने। भैरम देव, और भैरम देव की क्या है, उस समय 3 विद्रोह देखने को मिला था। एक लिंगागिरी विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, और मुड़िया विद्रोह। ये हम बातें कर चुके हैं। और फिर भैरम देव की कहानी हमने देखी। इनकी 3 रानियां थी। ठीक है, कुपरी देवी, रानी चोरिस और जयपुर राजकुमारी। ठीक है, जयपुर राजकुमारी। और जयपुर राजकुमारी का एक पुत्र था जिसका नाम था रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव। ठीक है, और इस भैरम देव का एक सेनापति जिसका नाम था लाल कालिंद सिंह। लाल कालिंद सिंह। और लाल कालिंद सिंह के बारे में भी हमने बात की थी। तो भैरम देव के संदर्भ में या भैरम देव की संदर्भ में हमने क्या क्या बातें की थी। और रानी चोरिस के, ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी कहा गया है। छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी की संज्ञा इनको दी जाती है। तो भैरम देव और भैरम देव की समय ये 3 विद्रोह हुए थे। ठीक है, इस समय 3 विद्रोह हुए थे, जिसमें से लिंगागिरी, कोई और मुरिया विद्रोह की बातें हमने अच्छे से की है। फिर मैंने कहा था कि सेनापति एक था लाल कालिंद सिंह, और लाल कालिंद सिंह को
उत्तराधिकारी सौंप दिया गया था भैरम देव द्वारा, लेकिन भैरम देव ने क्या किया, इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से कहा जाता है कि लाल कालिन सिंह की वजह से ही जो है जयपुर राजकुमारी का विवाह भैरम देव से हुआ था। और लाल कालिन सिंह नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र, जयपुर राजकुमारी का पुत्र रुद्र प्रताप के होते हुए ये शासक बने। इसलिए बाद में रुद्र प्रताप देव 6 वर्ष की उम्र में शासक बनते हैं। लेकिन शासक की बागडोर जो है, शासक की जो है बागडोर किनके हाथों में थी, ब्रिटिश के हाथों में थी, ब्रिटिश प्रशासन के हाथों में थी। जब तक ये बालिग नहीं हो जाते, जब तक ये 23 साल के नहीं हो गए 1908 में, तब तक रुद्र प्रताप देव एक तरह से नाम मात्र का शासक था और शासन का बागडोर ब्रिटिश के अंतर्गत देखने को मिला था। वहीं पर हमने बात की थी एक रानी जिसका नाम था रानी चोरिस, और रानी चोरिस और भैरम देव के बीच आपसी मतभेद, फैमिली मैटर चल रहा था, और जो कि 8 वर्षों तक ये चला था। और इसी को रानी चोरिस को हमने छत्तीसगढ़ के प्रथम विद्रोहिणी की हमने क्या दी थी, संज्ञा दी थी। ठीक है, तो इनके बारे में ये बातें हो चुकी थी। चलिए, साथ ही साथ हमने रुद्र प्रताप देव के बारे में बातें भी किया था। ठीक है, रुद्र प्रताप देव के बारे में बातें किया था, और साथ में उनको सेंट ऑफ जेरूसलम कहा गया, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, और उपाधि जो ब्रिटिश सहायता की थी, इन्होंने यूरोपियन युद्ध में ब्रिटिशों की सहायता की थी, जिसके कारण से भारत सरकार द्वारा इनको रुद्र प्रताप देव की संज्ञा, सॉरी, इनको सेंट ऑफ जेरूसलम की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, रुद्र प्रताप देव ने अनेक पुस्तकालय बनाए। ठीक है, सड़कों का निर्माण किया, चौराहों का निर्माण किया, जिसको जगदलपुर में देखने को मिलता है आपको, चौराहों का शहर, अनेक मंदिर बनाए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है कार्य रुद्र प्रताप देव के समय हुई थी। ठीक है, साथ ही मैंने कहा था कि रुद्र प्रताप देव के समय एक और घटना घटी थी। ठीक है, एक और घटना घटी थी, और उस घटना का नाम था घैटी पोनी प्रथा। ठीक है, घैटी पोनी प्रथा, और घैटी पोनी प्रथा के बारे में मैंने बताया था कि इसमें 4 जो जातियां थी, सुंडी, कलार, धोबी और पंदरा। ठीक है, सुंडी, कलार, धोबी एवं पंडरा, ये 4 जातियों की जो महिलाएं हैं, इस महिलाओं का विक्रय हुआ जाता था। ठीक है, विक्रय किया जाता था, और जिस जाति की महिला थी उसी जाति के पुरुष द्वारा ये विक्रय किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो है राजा की एक और बोल सकते हैं आमदनी का ये हिस्सा था। लोग राजा के पास से महिलाएं छोड़ जाते थे, पैसे लेते थे, और ये राजा जो है इस महिलाओं को उन्हीं के जो जाति के पुरुष हैं उनको बेच दिया जाता था। तो इस प्रकार की ये घटना घटी थी, इस प्रकार की प्रथा चल रही थी। ठीक है, किसके समय, रुद्र प्रताप देव के समय। और इनका रिपोर्ट, ठीक है, ये सभी बातें, सभी प्रथा का रिपोर्ट चैपमैन साहब ने सौंपे थे। ठीक है, 1898 में। चलिए, तो काकती वंश में जो पिछले बातें की थी वो यही है। पिछले क्लास में भैरम देव से जुड़ी, रानी चोरिस से जुड़ी बातें, लाल कालिन सिंह, रुद्र प्रताप देव से, ठीक है, और साथ ही साथ ये घटी पुनी जैसी प्रथा आपको देखने को मिलती है। रुद्र प्रताप देव के समय एक और घटना घटी थी जिसको कहा जाता है भूमकाल विद्रोह, और उसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में यहीं तक आए थे, और आज की क्लास में भूमकाल विद्रोह से आगे बढ़ेंगे। और भूमकाल विद्रोह के बाद रानी जो है प्रफुल्ल देवी, जो है राजा प्रवीण चंद्र भ्रंशदेव की बातें होगी। ठीक है, दोष एक शासिका एक शासक की बातें होगी। उसके बाद जो है मैंने कहा था कि 1948 में
ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1948 में जितने भी जो राज्य है वो भारत संघ में विलय हो जाते हैं। और इसी के साथ और जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि बस्तर भी विलय हो गया और काकती वंश का पूरी तरह से, ठीक है, यहाँ पर समापन देखने को मिलता है। और इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा काकती वंश। कुछ शासक के बारे में मैंने 5-6 शासक और लिखाए थे, ठीक है, जिसमें से कमल चंद भंजदेव वगैरह थे। ठीक है, इन शासकों के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, तो जाहिर सी बात है नहीं उनके बारे में कोई क्वेश्चन आएगा। तो यहीं तक आज हम देखने वाले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, मराठा डायनेस्टी या मराठा काल। तो चलिए फिर बात करेंगे भूमकाल विद्रोह की। भूमकाल विद्रोह जिसका टाइमलाइन या जिसका समय था 1910। और ये क्या था भूमकाल विद्रोह? चलिए मैं बता देना चाहता हूँ, भूमकाल विद्रोह जो है रुद्र प्रताप देव के समय ये स्टार्ट हुआ था और 1910 में ये देखने को मिला था। इस विद्रोह का मेन उद्देश्य क्या था कि बस्तर पर जो है बस्तरों का राज हो। ठीक है, ये विद्रोह इसलिए किया गया था कि बस्तर पर बस्तर वासियों का राज हो। ठीक है, यहाँ के अंग्रेज वासियों का जो है खात्मा किया जाए और साथ में अंग्रेज द्वारा की जाने वाली शोषण के विरुद्ध ये क्या था, ये विद्रोह था। इस विद्रोह के कुछ पॉइंट्स या फैक्ट्स आपको याद रखनी है, ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे भूमकाल जिसकी बात हम कर रहे हैं, कहा जाता है कि भूमकाल का जो अर्थ होता है, ठीक है, भूमकाल इसका अर्थ होता है कि जो है भूकंप या भूमि का कंपन। ठीक है, भूकंप या भूमि का कंपन। चलिए, ये विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिए बस्तर पर। कहाँ पर? बस्तर पर। और बस्तर पर बस्तर माफिया की, कहने का मतलब बस्तर वासियों का राज होना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य था। चलिए, शासक शासक उस समय कौन थे? रुद्र प्रताप देव। ठीक है, रुद्र प्रताप देव। चलिए, नेतृत्वकर्ता और नेतृत्वकर्ता कौन है भाई? गुंडाधुर नेतनार और जमींदार। याद रखिए छत्तीसगढ़ में एक पुरस्कार दिया जाता है जैसे कि जिसको कहा जाता है गुंडाधुर पुरस्कार। ठीक है, आप बताइए किससे संबंधित है ये गुंडाधुर प्रकार? ठीक है, गुंडाधुर पुरस्कार। चलिए, प्रमुख नेता जिसमें आप देख पाएंगे
डेवरी धुर प्लस कुंवर बहादुर सिंह ठीक है, प्लस बाला प्रसाद, बाला प्रसाद प्लस दुलार सिंह। दुलार सिंह। वहीं पर हम देखें तो इस विद्रोह का सूत्रपात, ठीक है, रूपरेखा बोल सकते हैं, सूत्रपात बोल सकते हैं। जो सूत्रपात किया था, सूत्रपात किया था वो किसने किया था? लाल कालिन सिंह। और आप बखूबी जानते हैं लाल कालिन कौन है? लाल कालिन सिंह वही है जिसको गद्दी सौंपी गई थी भैरमदेव द्वारा, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। तो भैरमदेव का क्या था? एक सेनापति, ठीक है। तो सूत्रपात क्या था? लाल कालिन सिंह। लेकिन कहा जाता है कि सूत्रपात करने का जो है एक महिला सामने आती है जिसको कहा जाता है कुंवर देवी। और जो कुंवर देवी है वो कौन है भाई? वो भैरम देव की विधवा, भैरम देव की विधवा। तो भैरम देव की विधवा जिसको कहा गया है कुंवर देवी, इन्हीं कुंवर देवी के चलते, कुंवर देवी के चलते लाल कालिन सिंह को सूत्रपात बनाया गया और गुंडा धुर को नेतृत्वकर्ता बनाया गया इस भूमकाल विद्रोह में। और जहां पर कहा जाता है कि लाल कालिन सिंह और जो कुंवर देवी हैं उन्होंने मिलकर प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव के प्रत्येक लोगों से, ठीक है, घर के एक एक सदस्य में उनका संचालन करता एक ऐसे बहादुर व्यक्ति को चुना जाए जो इस विद्रोह को कारगर बनाए, ठीक है, जो इस विद्रोह को लीड करे। खैर लीड को नेतृत्व करता गुंडा दूर करेंगे, प्रमुख नेता भी करेंगे, लेकिन हर घर में एक व्यक्ति को भी संचालन करता होना चाहिए, एक लीड करता होना चाहिए जो उसके आसपास के लोगों को क्या करे? लीड करें। तो इस प्रकार से कुंवर देवी ने लाल कालिन सिंह को सूत्रपात बनाया और नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर को बनाया। चलिए, इस का जो उद्देश्य है, ठीक है, इसका जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि बस्तर पर बस्तरों का राज हो, बस्तर पर बस्तर वासियों का राज, बस्तर वासियों का राज होना चाहिए, ठीक है। कुछ प्रतीक चिन्ह यहां पर देखने को मिला था। प्रतीक चिन्ह कहने का मतलब है ऐसा कोई निशान, ऐसा कोई चिन्ह जिससे हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि ये भूमकाल विद्रोह का एक हिस्सा है। तो आम वृक्ष की टहनी भी पहले देखे थे, यहां पर भी आम वृक्ष की टहनी एवं लाल मिर्च एवं धनुष बाण। क्या है? धनुष बाण। यह क्या है भाई? प्रतीक चिन्ह जिसमें व्यक्ति शामिल होकर इनका क्या करे? ऐसे प्रतीक चिन्ह का उपयोग करे। चलिए, मैं इस तरफ लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही पेज में रखना चाह रहा हूं। नारा क्या दिया गया था? नारा क्या दिया गया था? तो नारा था बस्तर वासियों का है, ठीक है, बस्तर वासियों का है, आदिवासियों का है।
आदिवासियों का है। जैसे कोई विद्रोह में आपने नारे सुने हैं ना, एक पेड़ के पीछे एक सर। ठीक है, कहने का मतलब अगर एक पेड़ को काटना है तो आपको एक सर को पहले काटना पड़ेगा। तो ऐसा नारा दिया था कोई विद्रोह में। भूमकाल विद्रोह का नारा था बस्तर आदिवासियों का है, बस्तर बस्तर वासियों का है। दमन करता, दमन करता और दमन करने वाले या दमन करता कौन है? तो दमन करता है डिब्रेड। ठीक है, डिब्रेड प्लस गियर। ठीक है, कौन सा गियर भाई? गाड़ी वाला गियर। चलिए, डिब्रेड प्लस गियर। चलिए, तो भूमकाल विद्रोह के 1910 की ये बातें हैं जिसको आपको, इनमें से एक भी चीज आपको छूटनी नहीं चाहिए, सभी याद करेंगे। भूमकाल का अर्थ क्या होता है, किस स्थान पर हुआ था, शासक जो है रुद्र प्रताप देव थे, नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर, प्रमुख नेता, नेताओं को भी याद रखिए, सूत्रपात किसने किया था याद रखिए, उद्देश्य तो साफ आपको पता होना चाहिए, प्रतीक चिन्ह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, नारा क्या दिया था, दमन करता कौन है, यहाँ का एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। आप जो है याद रखेंगे भूमकाल विद्रोह की ये बातें। और इस विद्रोह का प्रमुख कारण भी हम इसके बाद हम चलेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे। चलिए 2 मिनट वेट करिए। चलिए, एक्चुअली लाइट फिर से ऑफ हो गया यार, दिक्कत हो रहा है। चलिए देखते हैं, कुछ देर तक चले, ये आधा घंटा पौन घंटा तो चल जाएगा, 35-40 मिनट चल जाएगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगा अगर लाइट नहीं आया तो। चलिए हम बात करेंगे इसके बाद विद्रोह के प्रमुख कारणों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बातें हो चुकी, इसको याद रखिए। हम बात करेंगे विद्रोह के प्रमुख कारण। ये जो भूमकाल विद्रोह है हुआ था, ठीक है, तो इस भूमकाल विद्रोह का प्रमुख कारण, विद्रोह का प्रमुख कारण, देखिए कोई भी अगर विद्रोह होते हैं तो उसके पीछे, ठीक है, एक नहीं, ठीक है, अनेकों कारण होते हैं, बहुत बड़े कारण होते हैं। ठीक है, विद्रोह इस प्रकार से ऐसे ही नहीं किया जाता। ठीक है, लोग त्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, हमने 100-200
200 साल तक हमने जो है सहे हैं, ठीक है, सहिष्णु बनकर रहे हैं। उसके बाद जो है हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, ठीक है। आज़ादी हमें मिला 1947 में। तो इस प्रकार से 100-200 साल तक हम चुप रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पर आप देखेंगे कि कई ऐसे कारण सामने आके निकले हैं जिसका जो लाजमी है कि ये विद्रोह होना तय था, ठीक है। चलिए, कहा जाता है 1908 में, ठीक है, 1908 में वन क्षेत्रों को, वनों को क्या कर दिया गया था, आरक्षित वन में, आरक्षित वन में, ठीक है, वन घोषित किया। क्या किया, घोषित किया। कहने का मतलब है कि 1908 में वनों को आरक्षित वन में घोषित कर दिया, ठीक है। और आरक्षित वन में घोषित करने का मतलब क्या है, ठीक है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, संवर्धित वन, इसका मतलब क्या है कि ऐसे वन के क्षेत्र में अब वनोपज का दोहन करना आसान नहीं होगा, ठीक है। वन की उपज का दोहन करना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो इससे नियंत्रण पाने का ये एक जरिया था, ठीक है, आदिवासियों की बस्तरों के, ठीक है, यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका था जिसके अंतर्गत वहाँ के जो लोग हैं, बस्तर के वासी हैं, ठीक है, खासकर आप देखेंगे तो आदिवासी जो है, हम शहर वाले क्या करते हैं, शहरवासी क्या करते हैं कि डिपेंड रहते हैं शहर के शहरों पर, गांव वाले गांवों पर, ठीक है। तो आदिवासी जो है डिपेंड रहते हैं खाने पीने का, ठीक है, वहाँ के जीवन यापन, जीवन शैली, संस्कृति, ठीक है, सभी चीज जो है वहीं पर गुजर बसर करते हैं। तो उसी प्रकार वनों पर वो बहुत आश्रित थे, ठीक है। वहीं से उनका खाने पीने का सामान आता था, वहीं से घर के सामान आते थे, ठीक है, लकड़ी वगैरह वहीं से जलाओ लकड़ी काम आता था, वहीं से बहुत सारी चीजें वो करते थे, वहीं से वन की उपज भी आते थे जिनका वो व्यापार एक तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जीवन शैली, जीवन यापन इसी पर बेस्ड रहता है, ठीक है। तो वनों को आरक्षित वन में घोषित करना एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर दबाव डालना है, एक प्रकार का जो है ब्रिटिश राज चलाना है, और इसी कारण से ये विद्रोह हुआ था। ये तो पहला है। चलिए दूसरा, चलो कहीं न कहीं तो वन उपज को थोड़ी बहुत जो है दी गई थी मान्यता, ठीक है, लेकिन वन उपज के मूल्य में वृद्धि की गई। वन वन उपज की उचित मूल्य पर, उचित मूल्य पर, मूल्य पर क्या की गई है, न देना, ठीक है। उचित मूल्य पर यह न देना कहने का मतलब ये वनोपज की जो है मूल्य में वृद्धि की गई, कहने का मतलब है कि आप वन में जो भी चीजें लाएंगे वन से, उनका अच्छे मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। ये दूसरी बातें थी। तीसरी बातें, कहा जाता है कि जब अफसर आते हैं, ठीक है, अफसर आते हैं, इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, कहने का मतलब जो देखने के लिए आते हैं, ठीक है, तो अफसर प्लस कर्मचारी ये दोनों जो है आते हैं तो गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। गांव के लोगों से क्या चाहते हैं, कहा जाता है कि गांव के लोगों से, ठीक है, कहा जाता है कि भाई साहब मुर्गा और दारू या शराब का जो है, शराब का शराब मंगाते थे, कहने का मतलब उचित प्रबंध करिए, ठीक है। अफसर कर्मचारी जब इंस्पेक्शन के लिए आते, कहने का मतलब देख रेख के लिए आते थे, जो है जांच पड़ताल के लिए आते हैं अफसर कर्मचारी, तो कहा जाता है कि गांव के लोगों से मुर्गे और दारू का शराब, मुर्गे और शराब का जो है वो मांगते थे, ठीक है। तो इनसे भी गांव के लोगों का, ठीक है, जो भी इन
का व्यापार था, शराब का जो व्यापार था, ठीक है, ये भी धीरे धीरे क्या होने लगा। बाद में कहा जाता है कि शराब के व्यापार में जो है अवैध घोषित कर दिया गया है, ठीक है। गांव के द्वारा, बस्तर के वासियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा जो बनाया गया शराब है, उन शराब को अवैध घोषित कर दिया है, क्योंकि कई लोग जो है मुर्गा और दारू देने के लिए जो है राजी नहीं होते। साथ ही साथ एक प्रथा देखने को मिलती थी, बेगारी प्रथा। बेगारी प्रथा, अब बेगारी प्रथा का मतलब क्या है? बेगारी प्रथा का मतलब है कि आप काम करिए लेकिन काम के बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। घर का काम करा लीजिए, चूल्हा चौका करा लीजिए, मजदूरी काम करा लीजिए, हाथ पर दबवा लीजिए, जो भी करा लीजिए, लेकिन उनका पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्री फोकट में, ठीक है, समझते ना, फ्री फोकट। तो भाई साहब ये कर दीजिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो बेगारी प्रथा थी। इनसे अब क्या है, अब बेगारी प्रथा हो गई तो जाहिर सी बात है वहाँ के आदिवासी अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, ठीक है। जिस मजदूरी को जोड़कर, पाई पाई जोड़कर जो है रोजमर्रा की जिंदगी, ये कार्य कर कर उनको पैसे मिलते थे, साथ ही साथ, ठीक है, उनको सभी चीजें पूर्ति होती थी, उनका ही जो है पैसा नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ कहा जाता है कि जो दीवान के पद थे, ठीक है, क्या थे? दीवान का पद, दीवान का पद। और दीवान का पद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। और इस दीवान के पद में, ठीक है, वहां के राजा और राजा के जो है, जहां पर राजा रहते, राजा के निकट, ठीक है, जो गांव में एक दीवान हुआ करता था। और दीवान का कार्य है गांव की देखरेख करना, वहां से टैक्स कर की वसूली करना, ठीक है, और वहां पर नियंत्रण स्थापित करना। तो दीवान का पद जो है अब क्या कर दिया गया है कि दीवान के पद जो है, उस पद पर अब सिर्फ ब्रिटिश अधिकारी बैठेंगे। ब्रिटिश अधिकारियों का पद बन गया है। ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति, ठीक है, दीवान के पद में कहा जाता है कि ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति ही अब की जाने लगी। चलिए, भू राजस्व में वृद्धि, टैक्स में, ठीक है। भू राजस्व कहने का मतलब भूमि से आने वाली राजस्व, भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व में वृद्धि, तो टैक्स, कर, ठीक है, भूमि से आने वाली जो है राजस्व, भूमि से आने वाली जो पैसा है, भू राजस्व में वृद्धि कर ली गई। और साथ ही साथ कहा जाता है कि बस्तर पर, बस्तर पर बाहरी लोग, और बाहरी लोग कौन है भाई? बाहरी लोग, अंग्रेज, खासकर अंग्रेज, बाहरी लोग के कारण, के कारण बस्तर की जीवन शैली जो है, बस्तर की जीवन शैली क्या हो गई? बस्तर की जीवन शैली खराब होने लगी। और इसी के चलते क्या हुआ, इसी के चलते ये भी एक प्रकार का कारण था। तो भूमकाल विद्रोह के अनेकों कारण थे। वनों को आरक्षित क्षेत्र में घोषित करना, जिसमें वन उपज का पे नियंत्रण पा लेना, वन उपज जो भी करते थे उनका मूल्य चुकाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर मूल्य में वृद्धि जो है देखने को मिली। अफसर और कर्मचारी जब चेक करने के लिए आते हैं, ठीक है, देखरेख करने के लिए आते हैं, तो गांव के लोगों द्वारा मुर्गा दारू का मांग किया जाता है, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। बेगारी प्रथा एक भी यहाँ पर एक कारण था, जिसके अंतर्गत आपको काम करा कर काम के बदले पैसा नहीं देना, या काम के बदले कोई चीज नहीं देना। दीवान का पद भी जो महत्वपूर्ण था यहाँ पर, तो ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति जो है दीवान के पद पर, इन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जहाँ पर शोषण करना आसान हो जाने लगा, ठीक है। तो जाहिर सी भाई, चलिए, लाइट आई थिंक आ गया है। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, तो ब्रिटिश अधिकारी जो है
दीवान की जो है, दीवान के बाद जो है, ठीक है, शोषण का ज़्यादा ध्यान दे। कहने का मतलब जो है, दीवान के पद ब्रिटिश अधिकारी को मिल गए, यहाँ पर शोषण करना आसान हो गया, भू राजस्व में वृद्धि हो गई, और बस्तर में जो बाहरी लोग आते जाते थे, ठीक है, तो उनकी जीवन शैली भी खराब होने लगी। तो ये क्या है, सभी कारण है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं इस विद्रोह का, ठीक है। ये विद्रोह तो इतने में खैर कंप्लीट हो गया, ठीक है, इतने में कंप्लीट हो गया, लेकिन बात करेंगे इस विद्रोह के जो डिटेल में, इस विद्रोह का व्याख्या, या बोल सकते हैं इस विद्रोह का विस्तार, ठीक है। तो हम बात करेंगे विद्रोह का विस्तार। भूमकाल विद्रोह को विस्तार से समझेंगे। विस्तार से समझेंगे कहने का मतलब है, यहाँ कुछ फैक्ट चीजें आप मैं लिखूंगा, ठीक है, वहां पर आपको ये चीजें याद रखनी होगी। चलिए फैक्ट चीजों में पहला आप देखेंगे, 1 फरवरी 1910, ठीक है। मैं चलिए इसको चेंज करता हूं। 1 फरवरी 1910, ठीक है। 1 फरवरी 1910, और 1 फरवरी 1910 में क्या देखने को मिला था कि समूचे, ठीक है, समूचे बस्तर क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में भूमकाल विद्रोह का शुरुआत, ठीक है, भूमकाल विद्रोह की शुरुआत देखने को मिलेगी, ठीक है। समूचे बस्तर विद्रोह में भूमकाल विद्रोह का शुरुआत, और शुरुआत देखने को मिला जहां पर जो प्रत्येक गांव में, ठीक है, प्रत्येक गांव में कहा गया है कि भाई साहब आप लोग क्या करिए, जो प्रतीक है उस प्रतीक को लेकर निकलिए, ठीक है। गांव गांव में आप जो है क्या करिए, विचरण करिए, गांव गांव जाकर घूमिए प्रतीक को लेकर। प्रतीक आप जानते हैं जो है, आम वृक्ष की टहनी, आम की टहनी, लाल मिर्च, लाल मिर्च प्लस धनुष बाण, ठीक है, धनुष बाण, और ये सभी आप लेके निकलिए, लोगों को जागरूक करिए, ठीक है। तो समूचे जो बस्तर के क्षेत्र में भूमकाल विद्रोह की शुरुआत इसी से हुई, ठीक है। अब देखिए भूमकाल विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था, मैंने कहा था कि यहाँ पर कुंवर देवी है, कुंवर देवी ने लीड किया था, ठीक है, एक बड़े लेवल पर। उसके बाद जो है सूत्रपात लाल कालिन सिंह को बताया था। अब दोनों को मिला जुला, ठीक है, दोनों के बाद जो है गुंडाधुर को यहाँ पर इनका नेतृत्व करता बनाया था, और प्रत्येक गांव में जा जाकर गांव के एक एक लोगों को, गांव के घर के एक एक लोगों को संचालन करता बनाया था। जहां पर समूचे गांव में ये दौरा हुआ था, समूचे गांव में लोग जो है जाते थे, आम वृक्ष की टहनी, लाल मिर्च, धनुष बाण लेके जाते थे, और नारे लगाते थे कि जो बस्तर का क्षेत्र है ये बाहरी लोगों का नहीं है, बस्तर का क्षेत्र बस्तर की आदिवासियों का है, बस्तर के लोगों का है। यहाँ पर इनका जो है हमारे जीवन खराब करना, ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, इन पर हम विद्रोह करेंगे, ऐसी जो है
आपको देखने को मिलती है, नारे ऐसी देखने को मिला था। तो इस प्रकार से आम वृक्ष की टहनी, लाल मिर्च और धनुष बाण लेकर लोग गांव में पूरे इकट्ठे होकर पूरी जो है गांव का दौरा किए थे, लोगों को जागरूक किए थे। चलिए, तो शुरुआत, विद्रोह का शुरुआत यहीं से हुआ, पहली बात है। और विद्रोह एक तरह से कहने का मतलब इकट्ठा हुए, लोग इकट्ठा होने लगे। दूसरी बात, जस्ट दूसरे दिन 2 फरवरी 2 फरवरी 1910, और 2 फरवरी 1910 जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो है अब क्या होने लगे, ठीक है, शुरुआत कर दिए, ठीक है, शुरुआत कर दिए विद्रोह की शुरुआत, ठीक है। विद्रोह का शुभारंभ यहां लिख सकते हैं, यहां पर विद्रोह का शुभारंभ, ठीक है। यहां विद्रोह का शुरुआत देखने को मिला था, और विद्रोह का शुरुआत आपको देखने को मिला था एक जो है पुष्पाल बाजार। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिए, सीजी व्यापम में, ठीक है। तो ये पुष्पाल बाजार याद रखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमकाल विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी, ये ऑप्शन में आपका प्रेजेंट था, ठीक है। और पुष्पाल बाजार को जो है लूट कर, ठीक है, पुष्पाल बाजार को लूट कर इस विद्रोह की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन निकल आते हैं, और ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, तो याद रख लिए, ठीक है। तो विद्रोह की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, पुष्पाल बाजार पर हुई थी। चलिए चलिए आगे चलते हैं। वहीं पर फिर बात आते हैं 4 फरवरी 1910 की, 4 फरवरी 1910। और 4 फरवरी 1910 में क्या हुआ था, एक स्थान है कुक्का नार बाजार, ठीक है। और कुक्का नार बाजार नामक स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर लूट मची थी, यहाँ पर लूट, ठीक है, लूटे प्लस जो है एक व्यापारी की हत्या, एक व्यापारी की हत्या, एक व्यापारी की हत्या कर दिए, और इस बाजार को क्या किए, लूट लिए, ठीक है। ये घटना हुई थी किस समय, 4 फरवरी 1910 में। जस्ट उसके दूसरे दिन 5 फरवरी 1910 यहाँ पर करंजी बाजार को लूटा, करंजी बाजार को लूटा। वहीं पर बात करते हैं जस्ट उसके 2 दिन बाद, 7 फरवरी 1910, और 7 फरवरी 1910 गिदम में जो है मुरिया राज की घोषणा, ठीक है। गिदम में मुरिया राज की घोषणा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। चलिए पहले पूरा लिख ही लेता हूं, फिर हम बातें करेंगे। फिर समय आता है 16 फरवरी 1910 की, और 16 फरवरी 1910 में क्या देखने को मिलता है कि इंद्रावती के किनारे विद्रोह हुआ था, ठीक है। इंद्रावती नदी के किनारे विद्रोह, और इस विद्रोह में कहा जाता है कि एक विद्रोह मारा गया, ठीक है, एक
विद्रोही, ठीक है, मारा गया। चलिए, उसका नाम था दुंगा माझी। तो दुंगा माझी नामक एक विद्रोह है, ठीक है। यहाँ पर इस नदी पर विद्रोह हुआ था। इस नदी के पास, इंद्रावती नदी के पास, ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश जो सैनिक हैं और इनके बीच, ठीक है, तो इनका दुंगा माझी की मृत्यु हो गई थी। चलिए, वहीं पर समय आता है 25 फरवरी, 25 फरवरी 1910। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कौन, गुंडाधुर का जो है संघर्ष देखने को मिलेगा, ठीक है। गुंडाधुर द्वारा डाक नगर में विद्रोह हुआ, ठीक है। डाक नगर में गुंडा विद्रोह किया गया, लेकिन जो है इनका दमन कर दिया गया, ठीक है। इनके विद्रोह को रोक दिया गया, ठीक है। और वो किसने किया? ग्रेयर ने, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी गेयर द्वारा इनका दमन कर दिया गया। तो गुंडाधुर द्वारा क्या किया गया? गुंडाधुर द्वारा इस डाक नगर में जो विद्रोह किया और ग्रेयर द्वारा इसको क्या कर दिया? दमन कर दिया। चलिए, एक है अंतिम विद्रोह। कभी कभी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम विद्रोह कहां पर हुआ था, ठीक है। तो अंतिम विद्रोह आपको देखने को मिलेगा अलवार में, ठीक है। अंतिम विद्रोह हुआ था अलवार, ठीक है। और इसका जो है दमन करने वाले, इस विद्रोह का दमन करने वाले आपको पता है डिब्रेड, डिब्रेड एवं ग्रेयर, ठीक है। तो सभी विद्रोह का दमन इन दोनों अधिकारी द्वारा की गई, जिसका नाम है डिब्रेड एवं ग्रेयर, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट बातें करें। समय चलता है, ठीक है। अब मार्च का समय आ जाता है, मार्च 1910 के पास। और मार्च 1910 में क्या देखने को मिलती है? गिरफ्तारी, गिरफ्तारी। और गिरफ्तारी किसका किसका होगा? गिरफ्तारी एक तो लाल कालीन सिंह का देखने को मिलेगा, लाल कालीन सिंह, कुंवर देवी प्लस गुंडाधुर, ठीक है। गुंडाधुर कहा जाता है कि गुंडाधुर बाद में भग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और इसकी जो संज्ञा दी जाती है, किसकी? इसकी संज्ञा दी जाती है तात्या टोपे से, तात्या टोपे। जहां पर आप देखेंगे 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने, ठीक है, मुख्य भूमिका निभाए थे, ठीक है। और वो भी फरार हो जाते थे। इसकी संज्ञा दी जाती है किसके? गुंडाधुर की संज्ञा तात्या टोपी से दी जाती है, क्योंकि तात्या टोपी भी फरार हो गए थे उस समय और गुंडाधुर भी फरार होके निकल गए थे, ठीक है। चलिए,
ठीक है, और यहीं पर ये समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर खेल, ठीक है, खेल के सम्मान में, ठीक है, खेल के सम्मान में गुंडाधुर पुरस्कार आपको देखने को मिलती है। और खेल प्लस युवा कल्याण जो है विभाग, युवा कल्याण, ठीक है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल पुरस्कार, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के उन प्रतिभा व्यक्ति, उन प्रतिभा युवा को क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो खेल एवं युवा कल्याण जो विभाग द्वारा क्या जाता है, खेल पुरस्कार, ठीक है, खेल पुरस्कार सम्मान किया जाता है। ठीक है, किसके नाम पर, इन्हीं गुंडाधुर। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, गुंडाधुर पुरस्कार। ठीक है, क्या कहा जाता है, गुंडाधुर पुरस्कार। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। तो पूरी तरह से हम जो है भूमकाल विद्रोह देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने यही सब बातें की, भूमकाल विद्रोह की। ये सभी आपको मैंने कहा, ये पूरी की पूरी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ प्रमुख कारण थे जो सामने निकल के आए। भूमकाल विद्रोह का विस्तार इस प्रकार से आपको देखने को मिला। तो पॉइंट, तो याद करने वाली बातें यहाँ पर देखिए, सभी चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, जितना है, क्योंकि बहुत सारे हैं। भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास में बहुत सारे टाइमलाइन है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में खैर ज़्यादा इतना आपको देखने को नहीं, लेकिन भारतीय इतिहास में इतने ज़्यादा तादाद मात्रा में सन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पुष्पाल बाजार वाली बात याद करिए। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यहीं पर एक चीज़ और याद रखिए, मौर्य राज कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये करंजी बाजार, ये लूटपाट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये पुष्पाल बाजार से प्रारंभ हुआ था। दूसरी, 7 फरवरी 1910 को जो है मौर्य राज की घोषणा की गई थी। ठीक है, उतनी सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये बताने के लिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, फिर आपको याद करने वाली चीज़ें इसमें से एक ये भी है, क्योंकि गुंडाधर से संबंधित है। सबसे बड़ी बात ये भी, अंतिम विद्रोह कई बार ये पूछे जाते हैं कहाँ हुआ, तो अंतिम विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था अलवार में। ठीक है, गिरफ्तारी 3 लोगों की गई थी, याद रखिए। ठीक है, और गुंडाधुर का जो संज्ञा दी जाती है तात्या टोपे से, और इनके लिए गुंडाधुर पुरस्कार दिया जाता है खेल एवं कल्याण विभाग द्वारा। जो पुरस्कार दिया जाता है वो गुंडाधुर पुरस्कार छत्तीसगढ़ के उन प्रतिभा युवा, खेल में जो समर्पित युवा है, ठीक है, तो उनको ये क्या किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है छत्तीसगढ़ के शासन द्वारा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा। चलिए आगे चले भाई। चलिए नेक्स्ट है, क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद जो बच गए शासक या शासिका, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसके बाद आने वाले हैं प्रफुल्ल प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, क्या है, प्रफुल्ल कुमारी देवी, जो देखने को मिला था 1921 से 1936 ईस्वी। ठीक है, 1921 से 1936।
प्रफुल्ल कुमारी देवी। चलिए इनकी हम बात करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ देखने वाली बात यह है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, इसके पहले रुद्र प्रताप देव की, ठीक है। और रुद्र प्रताप देव की कहा जाता है कि इनकी जो है पत्नियां थी, सबके पत्नी होते हैं इनकी, राजा महाराजा की पत्नी होती है भाई साहब, ठीक है। तो इनकी पत्नियां थी, ठीक है। और पत्नियां हैं मतलब एक से दो होंगे, ठीक है। एक है महारानी देवी, ठीक है, एक महारानी देवी। दूसरी चंद्र कुमारी, चंद्र कुमारी देवी, ठीक है। एक है महारानी देवी और दूसरी है चंद्र कुमारी देवी। तो कहा जाता है कि रुद्र प्रताप देव प्लस चंद्र कुमारी देवी, इन दोनों के जो बच्चे हुए थे, ठीक है, या इन दोनों का एक पुत्री हुई थी, ठीक है। और उस पुत्री का नाम था, उस पुत्री का नाम था जिसको कहा जाता है प्रफुल्ल कुमारी देवी। क्या है? प्रफुल्ल कुमारी देवी। और प्रफुल्ल कुमारी देवी के पति थे और उस पति का नाम है प्रफुल्ल चंद भंजदेव। प्रफुल्ल चंद भंजदेव, ठीक है। प्रफुल्ल कुमारी देवी और प्रफुल्ल चंद भंजदेव, इन दोनों का एक पुत्र हुआ था, एक पुत्र, और उस पुत्र का नाम है प्रवीण चंद भंजदेव, ठीक है। प्रवीण चंद भंजदेव, भंजदेव। चलिए भाई साहब, तो इतनी जो है बातें हैं। सॉरी। चलिए हम बात करेंगे खैर प्रफुल्ल कुमारी देवी की, क्योंकि रुद्र प्रताप देव के बाद जो है ये रुद्र प्रताप देव क्या बनेंगे? शासक बनेंगे, ठीक है। ये शासक बनेंगे। उनके बाद शासक की बागडोर कौन संभालेगा? उसके बाद प्रफुल्ल कुमारी देवी, उनके बाद संभालेगा इनका पुत्र प्रवीण भंजदेव, ठीक है। तो रुद्र प्रताप देव की पत्नियां थी, एक महारानी देवी और दूसरा चंद्र कुमारी देवी। महारानी देवी की कोई संतान नहीं था, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। चंद्र कुमारी देवी की जो है एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था प्रफुल्ल कुमारी देवी, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह हुआ था प्रफुल्ल चंद भंजदेव, ठीक है। कहा जाता है कि भंजदेव जो है भंज वंश के जो है शासक थे, और जैसे ही प्रवीण चंद भंजदेव इस काकतीय वंश के शासक बनते हैं, कहा जाता है कि काकतीय वंश एक तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर स्टार्ट हो जाता है भंज वंश, ठीक है। वहां पर स्टार्ट होता है भंज वंश। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि प्रवीण चंद भंजदेव अपने आप को भंज वंश न मान के काकतीय वंश का एक वंशज मानते थे, क्योंकि मेरी माँ प्रफुल्ल कुमारी देवी काकती थी, ठीक है। और खैर पिताश्री भंज वंश के थे, भंज थे, लेकिन मैं अपने आप को भंज नहीं मानता, भंज वंश का नहीं मानता। मैं अपने आप को काकती वंश का ही एक शासक मानता हूँ, ठीक है। तो इतिहासकारों का यही मानना है कि ये अपने आप को भंज वंश के नहीं मानते थे, लेकिन है ये भंज वंश के, ठीक है।
लेकिन काकतीय वंश के हिसाब से ये शासन किए। प्रवीण चंद्र भंजदेव के समय देखेंगे कि प्रवीण चंद्र भंजदेव नाम मात्र का शासक कुछ समय के लिए रहता है, क्योंकि मैंने कहा था कि 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही जो है राज्य भारत संघ में विलय हो गया था, और छत्तीसगढ़ जो है नागपुर के भी हिस्सा के अंतर्गत आता है, बस्तर, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर शामिल हो गए थे, जिसके कारण से, ठीक है, यहीं पर प्रवीण चंद्र भंजदेव की ज़्यादा रोल या ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। कुछ जानकारी भी प्रफुल्ल चंद्र कुमारी देवी की मिलती है, ठीक है, और प्रफुल्ल कुमारी देवी रुद्र प्रताप देव के बाद जो है उनकी पुत्री के रूप में इनको नामित करते हैं यहाँ के अंग्रेज, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से बागडोर, एक तरह से उनका नियंत्रण, प्रफुल्ल कुमारी देवी पर उनका नियंत्रण ब्रिटिश सरकार द्वारा रहता है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार इन पर नियंत्रण साधे रहते थे, ठीक है, एक तरह से उनके ही कहने पर कई चीज़ें हुआ करते थे, और बाद में एक ऐसी घटना घटती थी, ठीक है, एक ऐसी घटना घटी जिसमें कहा जाता है कि प्रफुल्ल कुमारी देवी को, ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश लोगों के जो शिकार हो गए, जिसके कारण से इसकी मृत्यु हो गई। आज तक इनका कोई ऐसा जो है पुख्ता जानकारी नहीं है या पुख्ता प्रमाण नहीं है कि प्रफुल्ल कुमारी देवी या फिर बीमारी से मरी, कहा जाता है इनको बीमारी थी, ठीक है, अपेंडिसाइटिस, ठीक है, ये बात करेंगे, ठीक है, और जिसके कारण से वो लंदन गई थी, लेकिन कहा जाता है कि लंदन में ही वही गुम हो गए, और कई इतिहासकारों ने यह संदेशा लगाया या अंदेशा लगाया कि प्रफुल्ल कुमारी देवी को का जो है ब्रिटिश अधिकारी के जो है षड्यंत्र का शिकार कहा गया है, षड्यंत्र का शिकार हो गया। तो ये क्या सही है, क्या बीमारी से वो खत्म हो गई, और खत्म हो गई तो कहाँ गई, ठीक है, या फिर इनको गायब कर दिया गया वगैरह वगैरह, ठीक है, तो एक तरह से यहीं से फिर प्रवीण चंद्र भंजदेव आते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद जो है काकतीय वंश समाप्त हो जाता है। तो बातें कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी है, ठीक है, जो हम बातें करेंगे, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रफुल्ल कुमारी देवी जो 1921 से 1936 तक ये शासन की गद्दी पर बैठा शासिका रहा। चलिए नेक्स्ट, मैं यहाँ और लिख देता हूँ। प्रफुल्ल कुमारी देवी, और प्रफुल्ल कुमारी देवी 1921 से 1936 के बीच ये शासन की गद्दी पर रहे, शासन संभाले। चलिए बात करें इनके बारे में, ऐसा कहा जाता है, चलिए कुछ इनके फैक्ट देखते हैं। तो जाहिर सी बात है ये रुद्र प्रताप देव की क्या है, पुत्री थी, ठीक है, रुद्र प्रताप देव की क्या है, पुत्री, ठीक है, इनका राज्यभिषेक हुआ था, राज्यभिषेक, और राज्यभिषेक हुआ था 1922 में, ठीक है, और उस समय ये 12 वर्ष की थी, ठीक है, 12, तो 12 वर्ष में, 12 वर्ष के समय 1922 में इनका राज्यभिषेक हुआ था, ठीक है, ये हुआ था रुद्र प्रताप देव की जो है मृत्यु के बाद, ठीक है, रुद्र प्रताप देव के मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद अंग्रेजों की आग्रह पर, कहा जाता है कि अंग्रेजों की आग्रह पर क्या हुआ था, शासिका बनी थी, क्या बनी थी, शासिका बनी, कि अंग्रेजों ने कहा कि बन लो यार, तुम्हारे पिताजी थे तो तुम भी बन जाओ, ठीक है, 12 वर्ष की हो, क्या संभालोगी, हम ही संभालेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर प्रफुल्ल चंद जो है, प्रफुल्ल
चंद भंजदेव, ठीक है, प्रफुल्ल चंद भंजदेव एवं प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रफुल्ल कुमारी देवी, ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी और प्रफुल्ल चंद भंजदेव, ये दोनों जो है कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा ठीक है तंग किया करते थे, ठीक है, तंग किया करते थे, ठीक है। एक तो प्रफुल्ल चंद भंजदेव, ठीक है, बस्तर के शासन की गद्दी पर प्रफुल्ल कुमारी देवी बैठी थी। प्रफुल्ल चंद भंजदेव दूसरे स्थान पर रहते थे। अंग्रेजों द्वारा इन दोनों को तंग किया करते थे। कहा जाता है कि बस्तर एंट्री पर इनको क्या किया था, बैन था, ठीक है, बस्तर एंट्री पर जो है इनको बैन लगा दिया था, ठीक है, बस्तर एंट्री पर इनको बैन कर दिया था। बस्तर में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, बस्तर पर आप नहीं जा सकते, ठीक है, बस्तर पर आप नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से बस्तर की एंट्री पर बैन कर दिया गया था। दूसरी बातें, प्रफुल्ल कुमारी देवी को जो है उनके शासन, ठीक है, उनके जो शासन पर हस्तक्षेप करते थे, ठीक है, जिस हस्तक्षेप जहां पर वो शासन कर रहे थे वहां पर उनका हस्तक्षेप था। किनका, इन जो है अंग्रेजों का क्या देखने को मिलता है, हस्तक्षेप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से तंग आ गई थी, ठीक है, प्रफुल्ल कुमार देवी, तंग आ गए थे प्रफुल्ल चंद भंजदेव। एक दिन जब बात पता चली कि प्रफुल्ल कुमारी देवी को एक जो है बीमारी थी, और बीमारी का जो नाम है वो था अपेंडिसाइटिस, ठीक है, ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी, ठीक है, इनको जो है एक बीमारी थी और उस बीमारी का नाम है अपेंडिसाइटिस, ठीक है। और अपेंडिसाइटिस का मतलब है कि जो बड़ी आंत है, हमारी जो बड़ी आंत कहने का मतलब जस्ट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है एक ट्यूब नुमा संरचना बन गया था, ठीक है, एक ट्यूब नुमा क्या है, संरचना, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, आप पढ़े हैं, मैंने बायोलॉजी में पढ़ा है, लगातार जारी है बायोलॉजी की क्लासेस भी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, जो भी पचा हुआ भोजन है वो आके जो है लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जहां से आसानी से, आप जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग, सिकम, कोलम, रेक्टम, ठीक है, और यहाँ से जो है आपका जो पचा हुआ भोजन बाहर निकलता है। जितना भी भोजन पचता है, ठीक है, वो जो है छोटी आंत में पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पचा हुआ जो भोजन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और यहीं से जो है वो बाहर सॉलिड मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है। और यहीं पर इसी लार्ज इंटेस्टाइन में एक जो है ट्यूब नुमा संरचना बन गई थी, जिसके कारण से पेटों में दर्द हो सकते हैं, ठीक, अकड़न हो सकती है, ठीक है, पेट साफ नहीं हो सकते, ठीक है। तो पेट की एक बीमारी है जिसको कहा जाता है अपेंडिसाइटिस, ठीक है। चलिए, तो इस बीमारी से ये ग्रसित थी, और इसका जो इलाज है, कहा जाता है इसी बीमारी का जो है इलाज इलाज चल रहा था। तो इलाज तो यहाँ होने को रहा नहीं, और जाहिर सी बात है ये रानी है, महारानी है, तो इलाज के लिए कहा जाता है कि ये लंदन गई थी, ठीक है, इलाज के लिए कहा जाता है कि लंदन गई थी इस बीमारी से ग्रसित होने के कारण, और इसी लंदन में, ठीक है, इसी लंदन में
1936 के समय, ठीक है, 1936 के समय वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। उनकी क्या है, 1936 में मृत्यु हो गई। और मृत्यु किस प्रकार से हुई किसी को आइडिया नहीं है, ठीक है। संदेहास्पद तरीके से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और मृत्यु का कोई अंदेशा नहीं है। और ये कहा जाता है कि इनको अंग्रेजों का, ठीक है, क्या है, अंग्रेजों का एक षड्यंत्र कहा गया है, ठीक है, षड्यंत्र। तो कई इतिहासकार ने अंग्रेजों के षड्यंत्र की बातें कही हैं कि इनको मरवा दिया। कई इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इनका इलाज चल रहा था और जिस कारण से ये मृत्यु हो गई, वगैरह वगैरह की बातें जो भी है, ठीक है। चलिए, एक बुक है जिस कहा गया है द इंडियन वुमेनहुड, द इंडियन वुमेनहुड, ठीक है। एक क्या है, एक पत्रिका है, और इस पत्रिका में आपको क्या देखने को मिलती है कि प्रफुल्ल कुमारी देवी की जानकारी, ठीक है। प्रफुल्ल कुमारी देवी की जानकारी, ठीक है। प्रफुल्ल कुमारी देवी की जानकारी क्या होती है, आपको मिलती है। चलिए, और इनको छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका कहा गया है, ठीक है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका, ठीक है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका के रूप में ये जाने जाते हैं, कौन, प्रफुल्ल कुमारी देवी, तो ये याद रखिए। और छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासक, नाम याद रखिए, ठीक है, रानी चोरिस छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी है, जो अपने पति के खिलाफ ही क्या कि विद्रोह की थी, ये घरेलू मसला था। और छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका जो शासन की गद्दी पर बैठी थी, तो ये आप याद रखिए। चलिए, तो इसी के साथ ये आपका प्रफुल्ल कुमारी देवी का जो है, ठीक है, वो चीज़ें ख़त्म होती है। प्रफुल्ल कुमारी देवी की जो है बातें ख़त्म होती है। और मैंने कहा था कि इसके बाद प्रफुल्ल कुमारी देवी, ठीक है, और प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के एक पुत्र, और पुत्र का नाम है प्रवीण चंद्र भंजदेव। और प्रवीण चंद्र भंजदेव गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर कुछ समय के लिए शासन करते हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। और जो है 1948 में बस्तर रियासत में भारत में मिल जाता है, और यहीं से काकती वंश समाप्त हो जाता है। चलिए, तो ये भी समाप्त कर दे तो हम भी समाप्त कर देते हैं काकती वंश, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो है शासक बनेंगे, इनके बाद जो नेक्स्ट शासक बनेगा वो क्या बनेगा, प्रवीण चंद्र भंजदेव, क्या है, प्रवीण चंद्र भंजदेव, ठीक है। और प्रवीण चंद्र भंजदेव 1936, क्योंकि 1936 को इनकी माता का देहांत हुआ था, और 1947 तक ये शासन की गद्दी पर रहे, ठीक है। कई इतिहासकारों की ये भी मानते हैं 1948 के बाद भी कुछ समय की ये शासन की, लेकिन ज़्यादा जानकारी बुकों में नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए, प्रवीण चंद्र भंजदेव, ठीक है,
1936 में शासक बना। 1936 में क्या है, शासक बना। ठीक है। माता प्रफुल्ल कुमारी देवी के देहांत के बाद, ठीक है, माता प्रफुल्ल कुमारी देवी के देहांत के बाद ये शासक बना। ठीक है। ब्रिटिश के नियंत्रण में रहा। ठीक है, ब्रिटिश के नियंत्रण में ये रहे। ठीक है, नियंत्रण में कार्य किया। इनके बारे में जानकारी ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, परंतु कहा जाता है कि 1948 में बस्तर जो है सॉरी 1948 में बस्तर जो है भारत संघ में विलय हो गया था, भारत संघ में मिल गया था। ठीक है, बस्तर भारत संघ में शामिल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, शामिल हो गया। और शामिल होने के साथ ही ये काकतीय वंश की भी समाप्ति हो गई। ठीक है, और इस प्रकार से ये समाप्ति हुई। ठीक है, तो काकतीय वंश का यहाँ पर दी एंड हो गया। उसके बाद ज़्यादा जो है जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, काकतीय वंश की भी समाप्ति हो गई। चलिए, और इस प्रकार से हमारा चैप्टर भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इनका हो गया दी एंड। ठीक है, लेकिन टू बी कंटिन्यू देखेंगे क्या भाई, मराठा शासन। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे मराठा शासन। तो आप देख पा रहे हैं लगातार हमारी क्लासेस यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स पर। ठीक है, जहां पर सीजी हिस्ट्री की क्लासेस लगातार जारी है। और काकतीय वंश का 5th पार्ट था, और आज एक बोल सकते हैं काकतीय वंश को हमने समाप्त कर दिया। ठीक है, मराठा काल की बातें हम करेंगे। मराठा काल जो है वो हम, लेकिन मराठा कालीन जो है प्रशासन की बातें हम किस में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि मैं यहाँ लिख तो दिया हूँ लेकिन आज स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फ्रेश माइंड से नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मराठा कालीन प्रशासन। ठीक है, मराठा कालीन प्रशासन नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। चलिए, ठीक है, फिर इसी के साथ आज की जो है कहानी, आज का जो टॉपिक है वो हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मराठा काल, और अब पढ़ के रखिएगा मराठा कालीन प्रशासन, मराठा कालीन व्यवस्था, मराठा कालीन शासन वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्लास जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा मराठा डायनेस्टी। चलिए, ठीक है भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से, फिर बात करेंगे मराठा कालीन।
प्रशासन व्यवस्था अन्य के बारे में जानकारी। चलिए ठीक है, मिलते रहिए, चैनल देखते रहिए। हमारे इस चैनल पर लगातार जारी रहता है क्लासेस। ठीक है, तो बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मराठा कालीन। तब तक के लिए अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय, शब्बा खैर। थैंक यू क्लास।